चलिए, भूगोल चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। कल हम लोगों ने इस चैप्टर को प्रारंभ किया था, नाम था मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र, याद होगा। इस टॉपिक में कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था कि भूगोल क्या है, याद है। और हमने कहा गोल भूमि के बारे में अध्ययन करने वाले विषय को भूगोल कहते हैं, याद होगा। फिर हमने कहा भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, और भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। इस वजह से कुछ विद्वान इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक या भूगोल का क्या मानते हैं? पिता मानते हैं। लेकिन भूगोल के पिता हिगैटियस को माना जाता है। दूसरी बात हम लोगों ने कल जाना था कि भूगोल की ऐसे तो कई शाखाएं हैं, लेकिन भूगोल के एक विद्वान थे कार्ल रीटर और हम्बोल्ट। कार्ल रीटर और हम्बोल्ट के मर जाने के बाद भूगोल को दो भागों में बांट दिया गया था। हमने कहा था कल के क्लास में, एक का नाम था भौतिक भूगोल और दूसरा का नाम था मानव भूगोल, याद होगा। भौतिक भूगोल कहते किसे हैं? हमने परिभाषा दिया कि धरातल पर प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तु को या संरचना को भूगोल के जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं भौतिक भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पृथ्वी पर जो भी आप संरचना देख पा रहे हो या जिन जिन चीजों को आप देख पा रहे हो, पहाड़ है, पठार है, जंगल है, झील है, झरना है, सागर है, महासागर है, सड़क है, पुल है, नदी है, बांध है, नहीं है, अस्पताल है, कारखाना है। पृथ्वी पर बहुत ऐसी चीजें दिख रही हैं। इन सभी चीजों को दो वर्गों में रखा गया है। नहीं, कुछ मेन मेड है, बहुत ऐसी चीजें जिसको निर्माण इंसान ने किया है, और बहुत ऐसी चीजें जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति ने क्या बनाया? पहाड़ बनाया, पठार बनाया, जंगल बनाया, झील बनाया, सागर, महासागर और मिट्टी, मैदान। तो इन चीजों का अध्ययन भूगोल के जिस शाखा में करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कल पढ़ा थे। और मानव ने अपने जरूरतों के अनुसार जिन चीजों का निर्माण किया, नहीं, सुरक्षा के लिए घर बना लिया, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वस्त्र बना लिया, क्या अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मशीन का आविष्कार कर लिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो सड़क बना लिया, पैदल चलने में कठिनाई होने लगी, थोड़ा दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, वाहन का निर्माण कर लिया। क्या पहले इंसान प्रकृति के सानिध्य में रहा करता था, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन अभी मार्च का महीना है, 5 राज्यों में लू चलना शुरू हो गया है। अखबार अगर आप पढ़ते हैं, टेलीविजन में न्यूज सुनते हैं तो आपको पता होगा, आपके बगल के झारखंड में, ओडिशा में लू के चलना शुरू हो गया। माने बहुत तीव्र गर्मी चलनी शुरू हो गई। वो दिन दूर नहीं, अपने में आपके यहाँ भी आ जाएगा। क्यों हो रहा है भाई? एक तो कहावत सुने हैं, जैसे हम लोग अभी अपना कंबल वगैरह नहीं रखे हैं, अभी बाहरे है। गांव में सुनते थे कि पंडित जी चैत में, मतलब अप्रैल महीना में गाय बेच के कंबल खरीद लीजिए। अभी अप्रैल चलिए, शुरुआत भी नहीं हुआ है, लू चलना। इस सबके पीछे जिम्मेवार कौन है? इंसान। इंसान ने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ किया है, नहीं किया है? आप 4 हैंडल हैंडपंप नहीं चलाओगे, बोतल में पानी भर के रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, क्या जी? पंखा झेलने में सक्षम नहीं है, ये इस फैन सब का काम नहीं चल रहा है, क्या खरीद लिए? एयर कंडीशन।
एसी उसी को कह रहे हैं आप लोग। कूलर से तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ्रिज और एयर कंडीशनर से बहुत नुकसान है, क्योंकि उसमें आपके टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए नहीं, जिस गैस का प्रयोग होता है वो गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। नहीं, वही गैस हमारे वायुमंडल के जो ऊपरी परत है, समतापमंडल में ओजोन परत, उसको छेद कर रहा है और सूर्य की पर्यावरणीय किरणें धरती पर आ रही है। बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं। जंगल कटेगा तो भाई ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, तो गर्मी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो सब में दोषी हम और आप हैं, नहीं। और दोष किसको पर डालते हैं? भगवान पर। इतना गर्मी क्यों दे रहे भगवान, एक बार मुंह आ दो ना। अरे तो मरने के लिए खुद प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। इंसान को वहां नहीं जाना चाहिए, वहां चल जा रहा है जहां उसको जाने की जरूरतें नहीं है। क्या छोड़िए। तो हमने कहा प्रकृति के जितने चीजें हैं उनको 2 वर्गों में बांट दिया, एक भौतिक और एक मानव निर्मित। हमने कहा कि 12वीं क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल को ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोई दिक्कत? मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल जो जर्मनी के थे, और फ्रांस में मानव भूगोल को स्थापित करने का कार्य किसने किया था? नहीं, विडाल डी लावालास ने किया था। किसने किया था? यहां तक के बातों को हम लोगों ने क्या किया था? जाना था। आज का जो पहला टॉपिक होगा उसका नाम होगा मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। आज का जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मानव का प्रकृतिकरण क्या तथा प्रकृति का मानवीकरण। यहां 2 अंक का 2 प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहला मानव का प्रकृतिकरण और दूसरा क्या आ रहा है? प्रकृति का मानवीकरण। 2 प्रश्न आपके सामने आ रहा है। मानव का प्रकृतिकरण और दूसरा क्या आ रहा है? प्रकृति का मानवीकरण। अब कहेंगे सर ये मानव का प्रकृतिकरण क्या है? आसान शब्दों में कहा जाए जो आपको बड़ी आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। मानव का प्रकृतिकरण मतलब जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, सभ्यता विकास के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा था। प्रारंभिक मानव की बात करें, आदि मानव की बात करें, तो आदि मानव अपने सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल और केवल प्रकृति पर निर्भर था। गलत बोल रहा हूं? सही। प्रकृति में जो बदलाव होता था उस बदलाव के अनुसार इंसान खुद को क्या कर लेता था? बदल लेता था। ज्यादा दिन की बात नहीं, जब मैं छोटा था तब की बात बोल रहा हूं। नक्षत्र 27 है, सब जानता है। नक्षत्र कितने हैं? है ना। एक नाम सुना होगा, हथिया, हस्त। मतलब ये भाद्रपद या आश्विन मास में आता है। 15 दिन का एक 14 दिन या 15 दिन का एक नक्षत्र दिवस होता है ना। 27 नक्षत्र है। क्लास 6 या 7 में आपने पढ़ा होगा। लोग पहले से तैयारी कर लिया करता था कि हथिया नक्षत्र में बारिश रुकेगी ही नहीं, मूसलाधार बारिश हुआ करती थी। हम तो आप लोग नहीं देखे होंगे, हम देखे हैं, बचपन की बात बोल रहा हूं। आप लोग अपने पिताजी से पूछ सकते हैं कि सही बात है, वो बताएंगे। लोग 1 महीना का जलावन, राशन, पानी पहले ही स्टॉक कर देता था घर में। मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था कर देता। कितनी बारिश होगी, घर से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा, घर में ही रहना पड़ेगा। अमीर है उसको तो दिक्कत नहीं हुआ करता था, लेकिन जो गरीब है, जो प्रतिदिन गड्ढा खोलता है और पानी भरता है, उसके लिए तो परेशानी होती थी ना। तो प्रकृति में जो बदलाव हुआ उसके अनुसार इंसान खुद को क्या कर लिया? बदल लिया। इसे क्या कहेंगे?
मानव का, माने प्रकृति में जो चेंजिंग हो रहा है उस चेंजिंग के अनुसार इंसान खुद को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, बदल लिया। कोई दिमाग नहीं लगाया, लगाएंगे तो जाएंगे। इस अवस्था को क्या कहेंगे, मानव का प्रकृतिकरण। लेकिन यह अवस्था तब थी जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था। अब क्या हो गया है, प्रकृति का मानवीकरण हो गया है। प्रकृति का क्या हो गया। अब दूसरा प्रश्न होगा तो सर ये प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आज का युग या वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज का जो युग है, वर्तमान जो युग है, किसका युग है, विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। आज तो जानिए रहे हैं, इंसान को बच्चा पैदा करने के लिए इंसान की जरूरतें नहीं आज है। आज तो केमिकल से मुर्गी का अंडा बन रहा है। ये जो देखते इतने बड़े पैमाने पर अंडा मार्केट में आ रहा है, क्या मुर्गी का अंडा है वो? गलत, केमिकल का अंडा है वो। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? कहां टेस्ट ट्यूब बेबी का समय आ गया है? नहीं। तो सवाल है, विज्ञान का युग है। पहले सुना करते थे जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। सही बात है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता था वहां कवि का विचारधारा और दिमाग पहुंच जाया करता था। आज हमने महाभारत में सुना, रामायण में सुना, दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं, हवा के ऊपर भी इंद्रलोक है, स्वर्गलोक है, सब। आज देखो इंसान ने बना दिया, आकाश में स्टेशन बना दिया है। अभी सुनीता विलियम्स वहीं जाके बैठी हुई है, उनको गई थी सही घूमने, या उसका क्राफ्ट खराब हो गया, अभी नीचे नहीं आई है। देखो आकाश में जहां कुछ नहीं, धरती बना दिया है इंसान, और वहां जाके 6-6 महीना 7-7 महीना रह के आता है। अभी तो सुनीता विलियम्स का नाम सब सुन रही होगी, अमेरिका के भारतीय मूल की हालांकि रही है वो। इससे पहले कल्पना चावला जो हरियाणा की थी, अमेरिकन नागरिक बन के गई थी, लेकिन लौटने के क्रम में 16 सेकंड में उनका जो एयरक्राफ्ट था क्रैश कर गया, आग लगे मर गई थी। सुने कि नहीं सुने? हाँ। आकाश में न खंबा है न कुछ, और धरती जैसा बना दिया, वहां पर जाके लोग 6-6 महीना रह रहा है। टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। गलत कि सही? घर बैठे बैठे दुनिया के हर काम को, जिस गहराई में मछली डूब जाया कर रही है, दुनिया की सबसे जो गहरी गर्त है मैरियाना गर्त, मछली भी उसके नीचे छलांग नहीं लगाती है, क्योंकि मछली को भी सांस लेने के लिए कई बार ऊपर आना पड़ता है। हर मछली हमने पढ़ा है कहीं, सभी प्रकार की जो मछलियां पानी में सांस लेती, लेकिन ब्लू व्हेल जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली स्तनधारी जीव है, तो पानी में सांस नहीं ले पाता है, उसको ऊपर आना ही पड़ता है। उस मैरियाना गर्त में भी इंसान छलांग लगाता है, जैसे विजय माल्या लगाया था। और मैरियाना गर्त की गहराई है 11 किलोमीटर से भी ज्यादा। हाँ, उतना गहरा जगह समुद्र है, तो वहां इंसान जा रहा है। सूर्य का प्रकाश भी 200 मीटर तक ही पहुंच पाता है समुद्र में। गलत कि सही? तो सवाल है कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, तो प्रकृति का मानवीकरण क्या है? तो टेक्नोलॉजी के विकास से, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आज इंसान प्रकृति के हर चीज को अपने अनुसार बदल रहा है। ठंडी आया ब्लोअर बना दिया, कहला घूरता अपने जाएगा, लकड़ी को अंगीठी जलाने जाएगा घर में। बोलो गलत कि सही? गर्मी आया, पंखा से काम ना चला, एयर कंडीशन बना दिया। क्यों? पहले समय के अनुसार सभी प्रकार के फल और सब्जियां मिला करती थी। आज सभी प्रकार के सब्जी हर मौसम में मौजूद है, उपलब्ध है। हाँ, टेस्ट में डिफरेंस हो सकता है। गलत कि सही? सही बोल रहा हूं ना? 12 महीना आपको परवल मिलेगा, 12 महीना आपको गोभी मिलेगा। पहले केला और आलू प्याज 12 महीना मिला करता था, अब ये सब 12 महीना मिलता है। सही बोल रहा हूं ना? तो विज्ञान की सहायता से इंसान ने प्रकृति को अपने अनुसार क्या करना शुरू कर दिया है, मोड़ना शुरू कर दिया है। उसी को क्या दिए, प्रकृति का। मानव जब प्रकृति को अपने अनुसार बदलना शुरू कर दिया तो नाम क्या दिया, प्रकृति का
और प्रकृति ने मानव को अपने अनुसार ढाल लिया, तो उसे क्या कहोगे? प्रकृति का मानवीकरण। हमको लगता है इस बात को आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, अब है मानव भूगोल की संकल्पना। अगला टॉपिक है मानव भूगोल की संकल्पना। क्या है? मानव भूगोल की संकल्पना। मानव भूगोल तो जान रहे हैं, संकल्पना माने विचारधारा। टॉपिक होगा कहीं न कहीं पुस्तक में। मानव भूगोल की संकल्पना की बात करते हैं तो मानव, आपके पुस्तक के अनुसार मानव भूगोल की संकल्पना को दो वर्गों में बांटा गया है। मानव भूगोल की कितनी संकल्पनाएं हैं? कितनी विचारधाराएं हैं? दो। नहीं, एक का नाम है संभववाद। संभव मानव भूगोल की संकल्पना की अगर बात करते हैं तो मानव भूगोल की संकल्पना को, विचारधारा को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला कौन है? संभववाद, और दूसरा है नव निश्चयवाद। दूसरा कौन है? नव निश्चयवाद, या इसी का नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद। गलती की सही? लेकिन यहां एक चीज छोड़ा है जो आगे मैं उसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूं। संभववाद, एक और विचारधारा निश्चयवाद। क्या नाम है? निश्चयवाद। जानो, आप लिखो मानव, आपके पाठ्यपुस्तक के अनुसार मानव भूगोल की कितनी विचारधाराएं हैं? दो। लेकिन एक जानने में कोई बुराई नहीं है। तब जान लो मानव भूगोल की कितनी संकल्पनाएं हैं? दो लिखेंगे आप लोग, लेकिन जानेंगे कितना हम लोग, तब जाके क्लियर होगा। ठीक है? पहला करो संभववाद। क्या है? नाम से क्लियर है। संभववाद माने विचार होता है। संभव माने क्या? संभावना है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। निश्चय माने होता फिक्स, निश्चित होगा, उसने खाया होगा। संभावना नहीं खा सकता है, उसने खाया, फिक्स है कि वो निश्चित हो गया ना। उसने खाया, निश्चित है कि उसने क्या कर लिया, खा लिया। उसने खाया होगा, संभावना ही मैं किया, हो सकता है कि वो नहीं हो खाया होगा। ये संभववाद क्या है, या संभववाद से आप क्या समझते हैं? तो बड़ी आसान सा बात है कि संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। पहले क्या लगे? संभववाद क्या है? हम पढ़ क्या रहे हैं? मानव भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं? तीनों में तो पहले का लाइन जो रहबे करेगा। संभववाद क्या है? तो संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक, पहले का लाइन में कोई दिक्कत? निश्चयवाद क्या है? तो निश्चयवाद भी मानव भूगोल के अध्ययन की एक संकल्पना या एक विचारधारा है। फिर नव निश्चयवाद क्या है, या रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? तो इसमें क्या लिखाएगा? नव निश्चयवाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है या संकल्पना है। तो जाते हैं कि संभववाद क्या है, संभववाद कहते किसे हैं? कोई दिक्कत? इसको जानने से पहले हम इसको जानेंगे, और इसको जानना मतलब मानव का प्रकृतिकरण को समझना। निश्चयवाद मानव भूगोल की एक वैसी विचारधारा है जो विचारधारा कहती है कि मानव के जीवन पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मानव प्रकृति के सामने नवजात शिशु के समान है। गलत की सही? संभववाद, निश्चयवाद मानव भूगोल के अध्ययन की वैसी विचारधारा कहती है कि जो मानव के जीवन पर, मानव के क्रियाकलाप पर, मानव के हर एक्टिविटी पर पर्यावरण का, प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। प्रकृति में जो चेंज होगा उस चेंज के अनुसार, उस बदलाव के अनुसार इंसान को बदलना पड़ेगा।
गलत कि सही? भाई हमने 11 में पढ़ा नहीं इतिहास में, एक विचार विद्वान का विचार है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दिया है कि लेमार्क ने दिया? दो ही विद्वान का नाम यहाँ लूंगा। डार्विन ने दिया नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के अनुसार यदि आप खुद को बदल लो जिंदा रहोगे। उस बदलाव के अनुसार यदि आप खुद को बदल नहीं पा रहे हो तो आपका अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। गलत कि सही? मतलब पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, प्रकृति में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव के अनुसार हम सबको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। यदि आप नहीं बदलते हो तो आपका अस्तित्व क्या हो जाएगा? गलत कि सही? देखो ना, हर गांव में जमींदारों का अस्तित्व मिटता जा रहा है। पीछे रीजन है, एक समय था गरीबी ज्यादा, तुम्हारे पास सब चीज मिलता था, जड़ मजदूर सब। अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पहले दूर था जब आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था। गलत कि सही? दिल्ली जाने में 2 महीना तो कहाँ वहां जाएगा? यही कमा ले तो दिल्ली 12 घंटा दूर है भाई। अगर पैसा ज्यादा है तो दिल्ली मात्र 6 घंटा दूर है। यहाँ 3 घंटा पटना जाने में, वहां 2 घंटा दिल्ली जाने में। अगर तुम्हारे पॉकेट में पैसा है तो जाकर दिल्ली मार्केटिंग करो, सुबह निकलो, फ्लाइट पकड़ो पटना से, मार्केटिंग करो, 12 बजे रात तक घर है। गलत बोला कि सही बोला? दिल्ली पहले दूर था। हाँ दूर। इसके पीछे योगदान किसका है? टेक्नोलॉजी का, परिवहन के साधनों के विकास का। हमको नहीं जाना है दिल्ली भाई, ऑनलाइन पसंद करेंगे, दुकानदार होम डिलीवरी पहुंचाएगा वहीं से 2 दिन या 4 दिन के बाद। गलत कि सही? ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है ना, सब कुछ आप लोग तो बहुत करते हैं। अलग अलग कंपनी संस्था खुला हुआ है, हर चीज हो रहा है। तो प्रश्न है निश्चयवाद क्या है? जान गए? मानव भूगोल के अध्ययन की विचारधारा है जो कहती है कि मानव के जीवन पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठंड आता जैकेट पहना देता है, नहीं सब कपड़ा उपड़ा समेट के रख दो, ठंडी वाला, गर्मी वाला, ठंडी वाला। और तो मई में बहुत गर्मी पड़ेगी और ऐसा ना माहौल आएगा कि आपको मजबूरन पेटी खोल के पुनः ब्लैंकेट निकालना। ऐसा होता है क्या? जैसे हमने कहा ना, पंडित जी गाय बेच के कंबल खरीद लिया, पूरी ठंडी को बर्दाश्त किया। चैत में इतना ठंडी लगा कि उसने गाय को ही बेचकर कंबल खरीद लिया। आगे बढ़ो। संभववाद, यह भी मानव भूगोल के अध्ययन की क्या है? विचारधारा है। और इस विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांस के इतिहासकार लुसियन फेब्रे ने किया था। किसने किया था? लुसियन फेब्रे। ये क्या था? कहां का था? फ्रांस का। क्या था? इतिहासकार था, इतिहास का विद्वान था। ना डेट सबका नहीं चलेगा, लंबा चलता है ना, कोई युद्ध नहीं है कि हर चीज का डेटा पूछेंगे तो चलेगा। किसी विचारधारा को निर्माण होने में लंबा समय लगता है। हमने कहा पहले क्या है? विचारधारा, संकल्पना है, सोच है उनकी। गलत कि सही? जैसे हुआ संभववाद क्या है? तो मानव भूगोल के अध्ययन की एक संकल्पना है, मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। इस विचारधारा का प्रतिपादन लुसियन फेब्रे ने किया था। फिर मन में एक प्रश्न होगा, सर ये लुसियन फेब्रे था कौन? लुसियन फेब्रे फ्रांस का क्या था? इतिहासकार था। लेकिन इन्होंने इस विचारधारा को विश्व के सामने कब लाया? इस विचारधारा को विश्व के सामने लाने का काम 1925 में किया था। कब किया था? क्योंकि विचारधारा को अपनी पुस्तक में लिखा था जिसका नाम था जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री इनकी एक पुस्तक है। उसी पुस्तक में इस विचारधारा को 1925 में इन्होंने लाया था। और इन्होंने इस अपने विचारधारा में कहा कि मानव संभावनाओं का स्वामी है। मानव क्या है?
पर्यावरण में जो बदलाव होता है, जरूरी नहीं है कि मानव उस विचार उसके अनुसार खुद को बदले, वो थोड़ा हेर फेर कर सकता है और करता ही है। गलत है कि सही? बारिश में कहीं जा रहे हैं, कपड़ा तो भीग गया, बड़ी परेशानी होगी। अब ऐसा ऐसा कपड़ा बन गया है कि एक बार पूरा भीग गया, खोलो ऐसे झाड़ दो जोर से, कपड़ा सूख जाता है। चलते कि सही? पहले इस्त्री का उतना प्रचलन नहीं था, कुछ कुछ लोग पैसा वाले लोग इस्त्री कराया करते थे, मैंने आयरन लोहा जगह हम लोग बचपन में कहा करते थे। कपड़ा को साफ कर दिए, पानी झाड़ के सुखा दिए, मोड़ मार के सिरहाना के नीचे। आप लोग करते हैं क्या? हाँ, एकदम दबाएगा, सिरहाना का लोड पड़ेगा उस पर, एकदम क्रीच बैठ जाएगा उसका। हाँ, जैसे लोहा से होता है वैसा नहीं होगा, लेकिन फोल्ड तो बढ़िया हो ही जाता है। अब देखा कि बड़े परेशानी है, कपड़ा खरीदो, इस्त्री करो, बड़े पर तई दिक्कत, तो ऐसा कपड़े भी ना बना दिया कि उस पर इस्त्री करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्या? टी शर्ट पर करते हैं आप लोग क्या? नहीं करते हैं? धोने के बाद पहन लीजिए। तो सवाल है कि संभव ये कि उन्होंने कहा कि मानव संभावनाओं का क्या है? स्वामी है। मतलब जो बदलाव होता है उस बदलाव के अनुसार खुद को ये बदले जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत? इसके बाद ये जान गए, इन दोनों विचारधारा का मिला जुला जो नाम है उसका नाम नवनिश्चयवाद। यह रुक और नवनिश्चयवाद कहा कि मानव प्रकृति के सामने किसके समान है? दास के समान है, गुलाम के समान है। ये कहा कि नहीं, प्रकृति ही मानव के सामने दास है संभवतः, क्योंकि इंसान के पास टेक्नोलॉजी है, वो जैसे चाहेगा प्रकृति में क्या कर देगा? बदलाव कर देगा। ये कहा कि दम सरासर तुम्हारी सोच क्या है, गलत है। कहना बदलाव कर देगा, भूकंप आ जाएगा, है ना, पता लगा ले रहा है। याद है ना, इसी के बैच में हम लोग पढ़ रहे थे, हमको लगा इसे हिला रहा है, देखा था कहता सर जी पंखा वो नहीं हिल रहा है। याद आया? फरवरी की कहानी है, 8 जनवरी का, जो याद नहीं, लेकिन हमको लगा इस साल का है ये कहानी है। 6 बज के कुछ मिनट पर आया था। इस साल अभी तक 2 बार हो गया, एक बार रात में 2:46 की 36 से 46 जो भी हो, पौने दिन के आसपास 2:35 में कहानी साइंटिस्ट कर दे रहा है। तो ये नवनिश्चयवाद मानव भूगोल की अध्ययन की एक विचारधारा है। इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ग्रिफिथ टेलर ने किया था, और ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? यूएसए, माने अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। इन्होंने कहा कि मानव न तो प्रकृति का दास है, न प्रकृति मानव का क्या है? दास है। प्रकृति मानव को अपने अनुसार गुलाम नहीं बना सकती है, और मानव ही प्रकृति को अपने अनुसार गुलाम नहीं बना सकती है। हाँ, यह विचारधारा कहती है कि मानव जो है ना, मानव प्रकृति के सामने टीपी के समान है। टीपी मतलब ट्रैफिक पुलिस। किसके समान है? जैसे आप अपने घर से निकले, मुजफ्फरपुर जाना है, कहाँ जाना है? मेसौल के पास एक ट्रैफिक है, वहां खड़ा रहता है। ध्यान देंगे हमारी बात पे, वो अरे उसके बाद में देख लीजिए। आपको जाना कहाँ है? मुजफ्फरपुर। तो ट्रैफिक पुलिस आपके गति को तेज कर सकता है, जल्दी जल्दी भागो, जाम हो जाएगा। नहीं तो कहे स्लो हो, उबारा निकलेगा तब तुम जाना। कि तुम्हारी विचारधारा बदल दिया, नहीं तुमको मुजफ्फरपुर नहीं, तुमको सुरसंड जाना है, कर देगा ऐसा क्या? नहीं, आपकी गति को फास्ट या स्लो कर सकता है, आपके विचारधारा को या आपकी दिशा और दशा को बदल नहीं सकता है। इसलिए कहा कि इसलिए नवनिश्चयवाद का नाम है रुको। भीड़ भाड़ है तो जाम है तो रुक जाओ। घर से निकले जाने के लिए तेज बारिश हो गई, हम क्या करेंगे? छाता मेरा काम नहीं कर रहा है, कार से जा रहे हैं, कार में भी कई बार चूना शुरू हो जाता है, इतना तेज बारिश होती है कि यार ड्राइवर को दिखेगा ही नहीं आगे कि हम गाड़ी चलाए आगे। गलत कि सही? कार को स्टे कर दो रोड पर, ठहर जाओ। बारिश सालों भर नहीं होगा, 1 घंटा 2 घंटा के बाद। इसलिए कहा रुको।
मौसम क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, फिर वहां से आगे नाम पढ़ दिया, रुको और जाओ निश्चयवाद। मतलब प्रकृति का न तो दास है, न तो मानव प्रकृति का क्या है, दास है। मानव के पास तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, अपने हिसाब से क्या करो, खुद के दशा और दिशा को बदलो। इसलिए इंसान को क्या मान लिया, टी पे ट्रैफिक पुलिस के समान। नहीं, प्रकृति आपके गति को, स्पीड को घटा बढ़ा सकता है, आपके गंतव्य स्थान का दिशा बदल देगा क्या। जैसे मैंने कहा ट्रैफिक पुलिस है, जाम है तो कहेगा स्लो करो, पहले वो वाला रूट क्लियर होगा, वो वाला क्लियर होगा तो उसको रोक देगा, कहे नहीं तुम अब निकलो यहां से। गलत कि सही। तो ये मानव भूगोल के अध्ययन की संकल्पना को हमने कहा कि इसका एक अन्य नाम क्या होगा, विचार धारा। आप याद रखेंगे मानव भूगोल के अध्ययन की मात्र 2 ही विचारधारा है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया, इसको यहां पर लाया है। आप उससे अगर वस्तुनिष्ठ में किया जाए प्रश्न, मानव भूगोल के अध्ययन की कितनी संकल्पनाएं हैं, यहां पर वस्तुनिष्ठ बना। संभववाद विचारधारा कौन दिया, कौन दिया, लुसेंट फेवरे कहां के थे, क्या थे ये, इतिहासकार थे। क्या थे, ये विचारधारा किस पुस्तक में दिया था, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन इनटू हिस्ट्री। और नव निश्चयवाद, जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, विचारधारा कौन दिया, कौन दिया, कहां के थे, अमेरिका के थे। कहां के थे, अमेरिका के थे। कोई दिक्कत। और इन्होंने भी अपनी विचारधारा को जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी क्या दिया था, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी नामक पुस्तक में दिया था। अब इसके अलावे कुछ मानव भूगोल के नवीन संकल्पना है। मानव भूगोल की नवीन संकल्पना। मैंने कहा मानव भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कुछ नया विचारधारा भी है, और नवीन संकल्पना कई गो है, तो 4 गो है। कितने हैं, मानव भूगोल के अध्ययन की नवीन संकल्पना कितने हैं, 4 हैं। पहला कौन है, कल्याण परक भूगोल। पहला कौन है, कल्याण परक भूगोल। दूसरी जो संकल्पना है उसका नाम क्या है, मानवतावादी भूगोल। मानवतावादी भूगोल। तीसरी जो विचारधारा है उसका नाम है आमूलवादी, आमूलवादी भूगोल, या जिसको रेडिकल भी कहते हैं। और चौथा कौन है, व्यवहारवादी, व्यवहारवादी भूगोल। मतलब मानव भूगोल की रियल में अगर पूछे कि मानव भूगोल की कितनी संकल्पना है, गलत, 2। अभी मैं दिया। रियल में कितने हैं, 2। लेकिन मानव भूगोल की नवीन संकल्पना कितने हैं, 4। यही तो प्रश्न घुमा देगा। वस्तुनिष्ठ में बच्चा कंफ्यूज हो जाता। मैंने चारों सबको चर्चा कर दिया। इनमें कौन मानव भूगोल की संकल्पना है, तो यह 2 है, संभववाद और नवनिश्चयवाद। लेकिन इनमें कौन मानव भूगोल की संकल्पना नहीं है, नवीन संकल्पना ही 4 है, नया सोच है ये। पहला कौन है, कल्याण परक। क्या है, मतलब ये कहता भूगोल ऐसा विषय है जिसमें केवल और केवल मानव के कल्याण और हित की बात किया जाता है, कल्याण परक विचारधारा। मानवतावादी, मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता है, प्रकृति से ज्यादा मानव के मूल्य को। तो ना मानव की आबादी बढ़ रही है, प्रकृति के साथ हम काटछाट कर रहे हैं, पहाड़ काट के सड़क बना रहे हैं, जंगल काट कर कारखाना लगा रहे हैं। गलत कि सही। सड़क बनाना है, बस्ती को क्षति होगा तो बस्ती छोड़ देता है, जंगल एक लोग काट लेता है। पहाड़ के बीचों बीच सुरंग बना देना, समुद्र के नीचे सुरंग बना के ट्रेन चला रहा है। समुद्र में ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है, चल रही है। आमूलवादी, जिसको रेडिकल कहते नहीं, परंपरावादी है, जैसा वैसा के रहने दो, चेंज करने की जरूरत, क्योंकि चेंज करोगे तो बहुत परेशानी हो सकती है। पर्यावरण में छेड़छाड़ नहीं करने की बात करता है, कहता है कि छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगी, बहुत क्षति होगी और विनाश आएगा। आता है ना कोरोना, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, इंसान की गड़बड़ी के कारण ही होता है, प्रकृति में छेड़छाड़ के। और व्यवहारवादी कहता है
कि जो भी प्रकृति ने असमानताएं बनाई हैं उसको व्यवहारिकता के आधार पर देखो, तब जाके विकास होगा। प्रकृति ने जो असमानता पैदा किया है इसके पीछे वहाँ का माहौल, प्रजाति और जाति सब जिम्मेवार है। इंसान चाह कर भी असमानता को दूर नहीं कर सकता है। तब तो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस के विद्वान ने लिख दिया, 11 में पढ़ना था, कि समाज का जो गठन है ताश के पत्ता के समान है, जिसमें एका हमेशा एका, बादशाह हमेशा बादशाह और गुलाम हमेशा गुलाम। के कितनों बादशाह बना दो, उसकी सोच है कभी बादशाह के पद को अचीव नहीं कर पाएगा, गुलाम का गुलाम रहे। गलत कि सही? अब है समय के आधार पर। किस आधार पर? समय के आधार पर मानव भूगोल के अगर विकास की बात करते हैं तो समय के आधार पर मानव भूगोल के विकास के कितने चरण हैं? 6 चरण है। कितने चरण हैं? रियल में मानव भूगोल का विकास मानता है लोग 1950 के बाद। मानव भूगोल का विकास कितने पर हुआ है? लेकिन जब से इंडिया पर अंग्रेजों का दबदबा हुआ या पूरे विश्व पर ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का दबदबा हुआ, तो समय के आधार पर भूगोल के विकास के कितने चरण हैं? पहला आरंभिक उपनिवेश काल। पहला कौन है? आरंभिक उपनिवेश काल। आरंभिक उपनिवेश। इसमें क्या हुआ था? भौगोलिक खोज हुआ था। स्पेन, पुर्तगाल इस सब नए नए देश की खोज किया था और नए नए देश की खोज करके उसके संसाधनों को अपने फायदे के लिए लूटा था। गलती की सही? दूसरा जो है उत्तर उपनिवेश काल। उत्तर उपनिवेश काल। इसमें क्या हुआ था? जो व्यापार करने गया था, देखा कि यहां में तो शिक्षा का अभाव है, क्यों ना यहां के सत्ता को भी अपने हाथ में ले लिया जाए। सत्ता को अपने हाथ में क्या कर ले लिया। तीसरा हो गया अंतर्युद्ध अवधि। अंतर युद्ध अवधि। इसमें क्या हुआ था? यूरोप महादेश के ही स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस सब अपना अपना दबदबा जमा रहा था विश्व के देशों पर। नहीं, अब उस आपस में लड़ने लगा। क्यों लड़ने लगा? कि अगर हम अकेले वहां उस देश में इंडिया में व्यापार करेंगे तो हम तरक्की ज्यादा करेंगे, अगर दूसरा देश जाएगा तो हमारे व्यापार में जो लाभ होता है, मुनाफा होता है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम जाएगा। तो विवाद करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। क्या जा रहा है? इसी का परिणाम हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लड़ाई की अवधि में आ गया। उसके बाद चौथा है 1950 से 1960 की अवधि। इसमें जो भी उपनिवेशवासी देश थे सबका दबदबा घटा। एक समय था इंग्लैंड, अंग्रेजों के शासन काल में कभी सूरज डूबता ही नहीं था। मैं बताया हूं, अंग्रेजों के शासन काल में सूरज कभी डूबता ही नहीं था और आज इंग्लैंड को डूबते हुए सूरज का देश कहा जा रहा है। एक समय था जहां पर इंग्लैंड के सारे उपनिवेश उसके कब्जा से क्या हो गया है? बाहर हो गया। और पांचवा जो है 1970 का दशक। 1970 का सूचना क्रांति का इतना विकास हुआ। इसी 70 के दशक में मोबाइल आया था अमेरिका में। सबसे पहले मोबाइल 1970 में अमेरिका में आया था। और जैसे मोबाइल का ये आया, देखो दुनिया कितना आगे चला गया। और पांचवा चरण 1990 के बाद का दशक। भारतों में 1990 के आसपास मोबाइल आ गया और इंटरनेट 1995 में आ गया। हम तरक्की के शिखर पर पहुंचते जा रहे हैं। नहीं, मानव भूगोल और उसके कुछ उपक्षेत्र हैं।